नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आज का आपका फिर से स्वागत करते हैं सक्सेस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अर्थशास्त्र विषय के बारे में आपको समय समय पर आपकी क्लासें लगाते रहते हैं और इसी कड़ी में हमने प्रथम 2 चैप्टर जो है कवर कर लिए थे और आज हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 की ओर हम आज चल रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन न रहे। हर समस्या का समाधान हम आपका करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। व्यवहार क्या होता है दोस्तों? जिस भी प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं या हम जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही हमारा व्यवहार कहा जाता है। तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, उसका सिद्धांत और विश्लेषण संबंधित कुछ सैद्धांतिक उपकरण, ये इस चैप्टर का नाम रहेगा। और चैप्टर के बारे में, जैसे चैप्टर का नाम है कि उपभोक्ता के व्यवहार को हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें उपभोक्ता व्यवहार की धारणा अवधारणा किसे कहते हैं भाई? उपभोक्ता का व्यवहार। तो उपभोक्ता का व्यवहार किसे कहते हैं? चुनने की जो समस्याएं हैं, बार बार हम इस बात को अध्ययन कर रहे हैं कि चुनाव की समस्या ही क्या है हमारी। चुनाव की समस्या ही केंद्रीय समस्या थी और वही हमारा जो चुनने का जो तरीका है वही हमारी उपभोक्ता का व्यवहार है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु को किस प्रकार से चुनाव करता है। यह उपभोक्ता की अवधारणा यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार की धारणा होती है। अब बात करते हैं उपभोक्ता में हम किस किस को लेते हैं। एक व्यक्ति को लेते हैं, संस्थाओं को लेते हैं, व्यक्तियों के समूह को लेते हैं, परिवार को लेते हैं। तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति से ही इसका मायने न लगाया जाए। उपभोक्ता कौन हो सकते हैं? एक कंपनी भी उपभोक्ता हो सकती है, सामूहिक रूप से कोई संस्था भी उपभोक्ता हो सकती है, पूरा परिवार भी उपभोक्ता हो सकता है और एक अकेला व्यक्ति भी उपभोक्ता हो सकता है। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी भी वस्तु को उपयोग में लाने के लिए जो चुनाव करते हैं वही उपभोक्ता के व्यवहार की धारणा है। अब इसके बाद जो हमारी 2 लाइनें हैं कि उपभोक्ता बजट। अब बजट क्या होता है दोस्तों? जितना भी हमारे पॉकेट में पैसा होता है, हमारे पास जितना रुपया होता है या फिर हमारी आय होती है, उसी को क्या कहा गया है? हमारा बजट कहा जाता है। ठीक है ना? तो अभी के महीने के लिए हम बजट को इतना ही उपभोक्ता का बजट किसे मानेंगे? जितनी उपभोक्ता की आय होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता बजट। बजट समूह तथा बजट रेखा, अब इनमें देखो अंतर इतना ही है। बजट रेखा क्या होती है? जिसमें क्या है, उपभोक्ता जिन जिन वस्तुओं का क्रय करता है या जहां पर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और वक्र द्वारा जिस रेखा जो रेखा हमारे सामने प्रदर्शित होती है उसे ही बजट रेखा कहा जाता है। और बजट समूह किसे कहा जाता है? तो 2 वस्तुओं के, मैंने जो पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था और अब भी हम ये मानते हैं, अध्ययन की सहायता के लिए हम कितनी वस्तुएं मानते हैं? 2 वस्तुएं मानते हैं। तो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को जब हम प्रकट करते हैं, जो हम चुनाव करते हैं, खरीदने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, उनको जब विभिन्न संयोग दर्शाए जाते हैं तो वह बजट समूह है। और उसको जो विभिन्न वस्तुएं जो परचेज करते हैं वो लाइन होती है जिसे एडी लाइन कहा जाता है, वह हमारी क्या होती है दोस्तों? एडी लाइन को हम क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। ये बात याद रख के चलेंगे भाई। अब हमने क्या लिए? 2 वस्तुएं लिए है, तालिका और वक्र। मैंने तालिका की परिभाषा भी बताई थी और वक्र की भी आज दोबारा से बता देता हूं। 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करने वाली तालिका को क्या कहते हैं? हमारी जो अधिकतम जो बजट समूह या ये अपने क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है ना? तो इस एडी रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? बजट रेखा। और बजट समूह क्या किसी को कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, इन सभी 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को समूह सामूहिक रूप से प्रकट करते हैं ना, तो वो क्या होता है? हमारा बजट समूह होता है। एक तालिका दी हुई है दोस्तों हमारे सामने जिसमें 2 वस्तुएं दी गई है, एक है सेब और दूसरा है संतरा, यानी वस्तु 1 की इकाई और वस्तु 2 की इकाई। अब इनका हम क्या करेंगे? एक तटस्थ वक्र जो है बजट समूह बना के, बजट रेखा बना के आपको प्रदर्शित करेंगे। देखो कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, 2 रुपए की 1 यूनिट यानी 1 इकाई उसे क्या मिलती है? सेब की मिलती है दोस्तों। कितने रुपए की मिलती है? 2 रुपए की। ठीक है जी। और 1 रुपए का उसे 1 संतरा मिलता है। कितने का? 1 रुपए का। तो उसके पास टोटल हम मान के चलते हैं कि उसके पास 60 रुपए है, यानी उसका बजट कितना हो गया दोस्तों?
मैंने पहले ही आपको बताया जितनी उसके पास आमदनी है वही क्या होगी, उसकी बजट होगा। तो 60 रुपए उसके पास है, यानी कि उसका बजट कितना है, 60 रुपए है। अब उपभोक्ता संतुष्टि कब होगी, किस किस बिंदु पर होगा, देखो यदि वह अपने सारा का सारा रुपया यानी पूरा बजट वस्तु 2 पर खर्च कर देता है, यानी संतरे पर खर्च कर देता है, तो 1 रुपए का एक संतरे के हिसाब से उसे 60 इकाइयां मिलती है दोस्तों। कितनी मिलती है, 60 इकाइयां। लेकिन सारा बजट यदि वस्तु 2 पर लगा देगा तो वस्तु 1 पर क्या लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा, यानी उसे 0 इकाइयां इसकी मिलेगी। अब यदि वह चाहे कि मुझे तो सारा का सारा यानी अपना संपूर्ण बजट किस पे लगाना है, सेब पर लगाना है। अब सेब कितने का है दोस्तों, 2 रुपए का है। तो यानी 2 रुपए का एक सेब है तो 60 रुपए में उसे कितनी इकाइयां मिलेगी, 30 इकाइयां उसे सेब की मिलेगी और संतरे उसे 0 मिलेंगे। अब उसी यदि वह चाहे कि भी मैं 10 इकाइयां तो किसकी खरीदूंगा, सेब की खरीदूंगा, बाकी का मेरा रुपया किस पे लगाऊंगा, संतरे पे लगाऊंगा। तो सीधी सी बात है, अभी 10 इकाई और 2 रुपए की एक इकाई के हिसाब से कितने हो गए, 20 रुपए। 20 रुपए तो लगा दिए उसने सेब पर, बाकी कितने बच गए, 60 में से 40 रुपए। तो 40 रुपए का वो क्या कर लेगा, दूसरी इकाइयां यानी वस्तु 2 खरीद लेगा, संतरा खरीद लेगा। इसी प्रकार यदि वह 20 इकाइयां सेब की खरीदता है तो 20 गुना 2 यानी कि 40 रुपए उसने किस पे लगा दिए, वस्तु सेब पर लगा दिए, वस्तु 1 पर। बाकी 20 रुपए बच गए, उसने क्या कर लिया, संतरा खरीद लिया। अब हम क्या करते हैं, बजट, ये तो हमारी बजट तालिका होगी। यदि हम इसे बजट रेखा दिखाएं या बजट समूह बनाकर दिखाएं, एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे सामने, तो वो क्या करता है भाई, पहले सारा का सारा रुपया किस पे लगाता है, वस्तु 2 पर। वस्तु 2 पर 60 रुपए का लगाएगा, तो अब सारा उसके पास क्या होगा, इसकी तो होगी 60 इकाइयां और सेब की उसके पास कितने होंगे, 0, यानी हमारा पहला बिंदु यहां पर आ जाएगा। यदि सारे की सारी इकाइयां वह सेब की परचेज कर लेता है, यानी कितनी, 30 इकाइयां, तो उसे क्या मिलेगा, वस्तु 2 0 मिलेगी। ठीक है ना। और जब इसका रेखा प्रदर्शन किया जाएगा तो जो हमारे सामने रेखा निकल कर आएगी ना, वही क्या होती है, हमारी बजट रेखा होती है। क्या होती है, बजट रेखा होती है। अब इसके और हम निकाल के चले भाई, यदि उसे 10 इकाइयां किसकी खरीदनी थी, वस्तु 1 की, यदि वह 10 इकाइयां खरीदता है वस्तु 1 की, तो 20 रुपए खर्च कर दिए, बाकी किस पे करेगा, 40 रुपए करेगा वो वस्तु बी पर। इसका पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे निकल के आएगा, यानी इसी रेखा पर रहेगा। तो अधिकतम संतुष्टि उसे किस पर मिलती है, बजट रेखा पर। और इस बजट रेखा को क्या कहते हैं हम, हमारी कीमत रेखा भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कीमत रेखा। कीमत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी आय है वो इन क्या प्रदर्शित कर रही है अभी, इन वस्तुओं की कीमत को भी प्रदर्शित कर रहा है। बजट रेखा किसको प्रदर्शित करती है, वस्तुओं की कीमत को भी प्रकट करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कीमत रेखा भी कहा जाता है। अब ये बताओ भी, प्राप्य तथा अप्राप्य संयोग हम बात करते हैं। प्राप्य कौन से होते हैं, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, और अप्राप्य संयोग कौन से हैं, जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस ग्राफ में हम समझेंगे। तो बजट रेखा के जो अंदर है ना, जितना भी अंदर है वो हमारे सभी क्या है, प्राप्य संयोग है, यानी कि हम उन्हें हमारी आय से प्राप्त कर सकते हैं। और बजट रेखा के जितना भी बाहर की साइड है उसे हम क्या है, हमारी आय से प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी आमदनी होगी उतनी ही वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, यानी आमदनी से यदि कम वस्तुएं खरीदनी है तो वो भी खरीद सकते हैं, और इस बजट रेखा तक की भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ये इस साइड वाली तो हमारी हो जाएगी प्राप्य संयोग। कौन सी, प्राप्य, यानी जिसे प्राप्त किया जा सकता है। संभाव्य संयोग भी बोलते हैं इनको। और ये जो बाहर की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अप्राप्य, जिसे असंभाव्य भी कहा जाता है। असंभाव्य भी कहा जाता है, भी असंभाव्य संयोग भी इनको बोला जाता है। अब देखो, तटस्थ समूह किसे कहते हैं। तटस्थ मतलब जहां पे एक जगह रुकना भाई। और एक उपभोक्ता कहां पे रुकता है, जहां पर उसे सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान होती है। यानी वो कहां पे रुक जाएगा, जहां पे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। 2 वस्तुएं दी अभी, एक सेब है और एक संतरे हैं। एक उपभोक्ता को क्या है भी, या तो वो 1 सेब और 10 संतरे लेता है, तब उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान होती है।
यदि वह चाहे कि मुझे सेब की ज्यादा इकाइयां प्राप्त करनी है तो सीधी सी बात है, अभी संतरे का कुछ त्याग करना पड़ेगा। जिसे हमने कल क्या बताया था अभी आपको, जो त्याग करते हैं उसे क्या, ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से बताएं भाई, त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कल मैंने करवाया था। ठीक है, तो यानी उसे सेब की यदि 2 इकाइयां लेनी है तो 3 वस्तुएं यानी 3 संतरे का त्याग करना पड़ेगा, तब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि वह चाहे कि उसे 3 सेब लेने हैं तो फिर संतरों का और त्याग करना होगा, और 2 इकाइयां और त्याग करने के बाद उसे जो संतुष्टि प्रदान होती है वो 3 सेब और 5 संतरों पर होगी। और इसके अलावा यदि वह चाहे कि मेरे को तो 4 सेब चाहिए, तो यदि वह 4 सेब लेगा तो उसे 1 संतरा और त्याग करना पड़ेगा, उसे अधिकतम संतुष्टि यहाँ पे प्राप्त होगी। एक बात आपने देखी दोस्तों, पहले देखो 10 और 7 का अंतर कितना है 3, उसके बाद कितना है 2, उसके बाद अंतर कितना है 1। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि सीमांत ह्रासमान प्रतिस्थापन का नियम हमारे आगे आएगा भाई। ये सीमांत ह्रास जो क्या है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम भाई, ये याद करके चलो, नोट कर लो। अधिकतम क्या होता है भाई, जब हमें किसी भी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो उसके बदले में हम त्याग भी ज्यादा करते हैं, और जैसे जैसे हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता कम होती जाती है तो दूसरी वस्तु का हम त्याग भी कम करते जाते हैं। इसमें देखो, यदि हमारे पास एक ही सेब था लेकिन संतरे कितने थे हमारे पास, 10 थे। अब हमें क्या है, एक सेब होने के कारण हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि हमारे पास सेब ज्यादा होने चाहिए, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के कारण हमने 1 इकाई और ले ली सेब की, यानी अब हमारे पास 2 सेब हो गए। अब सीधी सी बात, अभी ज्यादा आवश्यकता तो ज्यादा त्याग, तो 1 सेब लेने के लिए हमने कितने संतरों का त्याग कर दिया दोस्तों, 3 संतरों का त्याग कर दिया। कितने का, 1 के बदले 3 का कर दिया भाई। उसके बाद हमारे पास सेब कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन हमें क्या है, कुछ कुछ और ज्यादा सेब की आवश्यकता थी। देखो, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, कुछ कुछ आवश्यकता थी, यानी हमने 1 सेब और लेने के लिए 2 सेब पहले थे, 1 सेब और ले लिया हमने। अब 1 और लेंगे तो देखो ज्यादा आवश्यकता नहीं थी तो त्याग भी ज्यादा नहीं करेंगे, तो पहले के बदले हमने 3 संतरों का त्याग किया था, तो 1 और सेब लेने के लिए अब हमें आवश्यकता कम है तो हमने कितने संतरों का त्याग किया, 2 ही संतरों का त्याग किया। अब दोस्तों हमारे पास 3 इकाइयां सेब की हो गई। अब 3 होने के बाद हमें बिल्कुल भी सेब की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने क्या है, 1 सेब और प्राप्त करने का प्रयास किया। जब हमें आवश्यकता भी न के बराबर हो तो हम त्याग भी ना के बराबर ही करेंगे। तो अगली बार हमने 3 सेबों से 1 और सेब करने के लिए, यानी 1 इकाई और लेने के लिए संतरे का त्याग कितना किया दोस्तों, अब 1 ही किया, यानी हम धीरे धीरे संतरों का त्याग कम करते जा रहे हैं। तो इसे ही हम क्या करते हैं, सीमांत जो हमारा ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम। जब एक उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर ऊपर होता चला जाता है, यानी संतुष्टि अधिक होती चली जाती है, तब वह वस्तुओं का त्याग भी कम करना शुरू कर देता है। इसी को क्या कहते हैं हम, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं भाई। और तटस्थता वक्र कैसे बनाएंगे भी दोस्तों, देखो यदि एक ये हमारा है G1 और G2 सॉरी भाई, तो एक सेब लेने के लिए हमें क्या है दोस्तों, कितने संतरे, 1 सेब और हमारे पास कितने थे, 10 संतरे, यानी कि हमारा जो बिंदु निकल के आएगा वो आएगा भी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, 1 सेब और 10 संतरे। उसके बाद क्या किया दोस्तों हमने, उसके बाद 1 सेब और परचेज कर लिया, यानी 2 सेब लेने के लिए संतरे हमारे पास पर कितने बचे, 7, यानी 6 और 8 के बीच में और 2, यानी ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा भाई, संतुष्टि का स्तर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हमें 2 सेब और 7 संतरे चाहिए। 1 और सेब ले लिया भी हमने, 3 हमारे पास सेब हो गए,
और अब संतरे यानी 2 और त्याग कर दिए 5, 4 और 6 के बीच में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, भी संतुष्टि का स्तर आ जाएगा। और उसके बाद यदि हम 4 सेब चाहते हैं तो हमें संतरे भी, एक संतरे का और त्याग करना पड़ेगा, यानी कि 4 और 4 हमारा जो है संतुष्टि का स्तर यहाँ पे निकल के आएगा भी दोस्तों। और यदि मैं इस ग्राफ को जो है तटस्थ वक्र को मिलाने का प्रयास करें तो ये देखो सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारा तटस्थ वक्र कैसा होगा, इस प्रकार का होगा भी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, इस तटस्थ वक्र से हम कुछ बातें सीखते हैं। जो इसका नियम है भाई, उससे पहले क्या है, तटस्थ वक्र की परिभाषा याद कर लो। 2 वस्तुओं के संयोगों का समूह जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं, इसलिए वह इन संयोगों के बीच में तटस्थ रहता है। यानी कि उसे संतुष्टि क्या है भाई, 1 सेब और 10 संतरे पर संतुष्टि बराबर है। उसी प्रकार 2 सेब लेता है तो 7 संतरे होने पर उसे संतुष्टि का स्तर समान है, इस तटस्थ वक्र पर ही रहेगा भाई वो। यदि उसके पास 3 सेब होते हैं तो वह 5 संतरे, यानी कि उस तब भी उसे संतुष्टि का स्तर बराबर है। और 1 सेब और बढ़ाने पर 4 सेब मिलने के बाद 4 संतरों में वह संतुष्ट होगा, यानी इस रेखा के ऊपर ही रहेगा, जिसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं। अब तटस्थ वक्र के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, वो हमें जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक क्या होता है, अभी इसका ढलान कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। यानी पहला इसका नियम क्या होगा तटस्थ वक्र का, इसका ढलान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है भाई, ऋणात्मक होता है। मैंने एक बात करवाई थी आपको पिछले चैप्टर में, एक तो होता है भी अपना इस प्रकार का और एक होता है इस प्रकार का। ये मैंने बताया था आपको, एक ट्रिक से बताया था भी, जो ऐसे बनेगा यू आकार का बनेगा वो कैसा होगा, और जो एन जो ग्राफ हमारा ऐसा बनता है ना, इस लाइन को हम यदि हटा के भी देखें तो छोटे एन का होगा, छोटे एन जैसा, यानी ये तो होता है नतोदर, और जो ये बनेगा ये होता है उनतोदर। कैसा होता है, उनतोदर। तो आज पिछले चैप्टर में हमने कौन सा किया था, नतोदर, और आज हम कौन सा कर रहे हैं अभी, तो तटस्थ वक्र का जो आकार होता है वह कैसा होता है, यू यानी उनतोदर होता है भाई। मूल बिंदु के कैसे होता है, उनतोदर होता है, ये मूल बिंदु होता है भी अपना, ठीक है ना। मूल बिंदु के और क्या होता है, उनतोदर होता है। इसका ढलान हमेशा ही ऋणात्मक होता है। ये न तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्स को छूता है। क्या करता है भी, तीसरी इसकी बात क्या है, न तो एक्स एक्स को छूता है और ना ही ये वाई एक्स को छूता है। और चौथी बात क्या होगी भी इसकी, तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होती है अभी, उपभोक्ता को सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और एक बात और है, ये मैंने तटस्थ वक्र बना रखे हैं 3, इनमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला है ये संतुष्टि का जो बना तटस्थ वक्र 1 है, ऊपर वाला अधिक संतुष्टि दिखाता है, और उससे ऊपर वाला जो दाईं ओर है वो क्या है, और भी अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो इससे एक बात नोट कर लेना भी, जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वह संतुष्टि का उतना ही अधिक प्रदर्शित करेगा, संतुष्टि को और अधिक प्रदर्शित करेगा भी। ये 5 बातें होगी नोट करने के लिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था भाई, उसके बाद हमारा जो है उपभोक्ता संतुलन, इसका लास्ट पॉइंट बचता है भी, उपभोक्ता संतुलन में कहां पर होगा। तो ये बात जो है मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं, फिर आपको बताते हैं भाई। तो दोस्तों अभी तक हमने बजट समूह के बारे में कर लिया, बजट रेखा के बारे में कर लिया, और उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर के बारे में, तटस्थ वक्र के बारे में भी कर लिया। अब उपभोक्ता संतुलन में क्या होता है दोस्तों, संतुलन में कहाँ होता है, वहीं पे होगा जहां पे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी कि तटस्थ वक्र जिसे हम कहते हैं, उसके हर बिंदु पर वो क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं भी, एक उपभोक्ता को क्या कहते हैं भाई, इसके बीच में ले लेते हैं आईसी वक्र के, हम आईसी वक्र जो है हमारा, इसके बीच का पॉइंट ले लेते हैं भाई, जहां पे क्या होता है, ये क्यू बिंदु हमारा निकल के आता है भाई दोस्तों। अब इसे हम P बिंदु मान लेते हैं, इसे S बिंदु मान लेते हैं। तो OP बिंदु
यानी कि G2 वस्तु है हमारी और एक वस्तु है G1। तो यदि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होगा, यदि एक उपभोक्ता G2 वस्तु का OP मात्रा क्या करता है, OP मात्रा, और G1 वस्तु की क्या करता है, वह OS मात्रा खरीदता है, तो Q बिंदु पर आता है और Q बिंदु पर हम एक क्या करेंगे, कर्व डालेंगे जो इस बिंदु को छूता हुआ हमारा जाएगा, जो जिसे क्या कहेंगे हम, IC वक्र कहेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप अच्छे से बना लेना। हमारा IC वक्र, जिसे हम IC वक्र कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं भी दोस्तों इसे। तो वहां पे क्या होगा भी, जो Q बिंदु कर छू के जाएगा वो हमारा क्या होगा, उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसका कंडीशन क्या होनी चाहिए भी, एक उपभोक्ता वहां पे संतुलन में होता है जब तटस्थता वक्र बजट रेखा को जिस बिंदु पर छू कर जाता है वहां पे एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। यदि एक उपभोक्ता यहाँ पे अपनी क्या करता है, मात्रा का परचेज करता है, तो भाई ये देखो बजट रेखा से क्या है, पीछे की ओर है, तो यहाँ पे वो क्या है, T बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पे वो संतुलन की स्थिति में नहीं है क्योंकि अभी उसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। तो वह क्या होना चाहिए, बजट रेखा पर होना चाहिए पॉइंट, और उसे IC वक्र छू के जाना चाहिए। तो आज का चैप्टर ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में अपना प्रश्न डाल दीजिए। कोई पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम दोबारा से उस पॉइंट को आपका करवा देंगे। क्लियर, हाँ क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके दिमाग में जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में ही होना चाहिए, कभी दिमाग से कभी भी हमें साफ नहीं करना है। तब तक के लिए हम अगली क्लास तक आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको जल्द ही अगली क्लास में। और मैंने जो चैप्टर के शुरुआत में बताया था, परिचय में मांग और पूर्ति, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रोमांचक चैप्टर आगे आने वाला है, मांग का सिद्धांत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।